हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरैक्ट पर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी समुच्चय की। हमने समुच्चय की परिभाषा, उससे संबंधित कुछ उदाहरण और साथ में हमने कुछ प्रतीकों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये 5 टॉपिक कवर करेंगे और इनको करने से पहले हम बात करेंगे इन संख्याओं की। हालांकि ये सभी संख्याएं हमने क्लास 10th के अंदर पढ़ी हुई हैं, लेकिन अभी हम इन संख्याओं को समुच्चय के रूप में देखेंगे। मैंने इन सब के साथ समुच्चय शब्द जोड़ दिया है। तो अभी एक तो आपको इनके मानक जो प्रतीक हैं कि प्राकृत संख्या या जितनी भी संख्याएं हैं, इन संख्याओं को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इनको अगर व्यक्त करना हो तो कौन से सिंबल से व्यक्त करेंगे, एक तो इसका अध्ययन करेंगे और साथ में इनके बारे में कुछ और जानकारियां भी हम यहाँ पर हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने प्राकृत संख्याओं की। तो प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है इसे प्रदर्शित करेंगे n से। इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और n के अंदर हम जानते हैं कि जो गणना करने वाली संख्याएं हैं जो कि 1 से शुरू होती हैं, ऐसी संख्याएं इसमें लिखी जाती हैं। और बीच में कोई नंबर अगर n आएगा तो उसके जस्ट अगला जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, n+1। कि हर नंबर में पहले वाले नंबर में 1 जोड़ते रहो तो आगे वाला नंबर आता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाली, लास्ट तक ऐसे चलती रहेंगी, अनंत तक चलती रहेंगी। अब इसके बाद में बात करते हैं अपने पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्या को w द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, होल नंबर इसे बोलते हैं। और सभी गुणधर्म इसके नेचुरल नंबर के ही थे, बस इसमें 0 एक एक्स्ट्रा आ जाता है। अगर यहाँ पर n है तो इससे पहले n+1 आ जाएगा। पूर्णांकों की बात करें तो इसे व्यक्त करने के लिए z और i दो सिंबल का यूज़ करते थे, और इसमें माइनस वाली संख्याएं, प्लस वाली संख्याएं और एक 0, ये सभी शामिल हो जाती थी कि 0 +-1 +-2 +-3 डैश डैश डैश। फिर इसके बाद में परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्याओं में आ जाते, पहले तो इनको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। q द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता था और इसमें संख्याएं आती थी जो कि p/q की फॉर्म में हो, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए था। p, q जो हैं इनके मान बिलोंग करने चाहिए थे i में से, इंटीजर में से, मतलब यहाँ से। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। बस हमें तो सिर्फ ये बताना है इनके सिंबल्स क्या हैं, इनका रोस्टर रूप क्या है, कि आप इनको करली ब्रैकेट के अंदर, मंझले ब्रैकेट के अंदर बस आप लिखेंगे। इसके बाद में बात करें अपरिमेय संख्याओं की, तो इसको व्यक्त किया जाता है t से। और इसमें कौन कौन सी संख्या आती थी, तो इसमें आती थी अशांत, अनावर्ती, दशमलव प्रसार वाली संख्याएं। मतलब ऐसे दशमलव प्रसार जो कि अशांत हों, कभी ख़त्म ही ना हो, और अनावर्ती हों कि कोई भी नंबर उसमें रिपीट ना हो, या उनके नंबरों का कोई एक नियत क्रम ना हो। जी, जैसे मान लीजिए कि 2.10, 100, 100, इस तरीके से अगर ये चल रहा है, या इसके अलावा कुछ और भी कि 2.1, 2, 3, 1, 4, 4, 0, 1, 8, 9, 1, 0, 3, 4 डैश डैश, इस तरीके से। मतलब कुछ भी अपनी तरफ से ऐसा होना चाहिए कि अनावर्ती हो, रिपीट ना हो, और कभी ख़त्म भी ना हो, टर्मिनेट भी ना हो, तो उसको अपने बोलते थे अपरिमेय संख्याएं। और इसके अलावा हमने एक चीज़ और इसमें पढ़ी थी, पाई, जो कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। और पाई का लगभग मान था 22/7, और कई बार अपने इसकी जगह यूज़ करते थे 3.14। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या थी या है। और एक चीज़ और अपने यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ई, जो कि आगे आपका एक चैप्टर आएगा प्रसार वाला, वहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और ई जो है, अभी मैं आपको बता दूँ, ये एक चरघातांक प्रतीक है, चरघातांक। और ई का जो मान है वो 2 और 3 के बीच में होता है। और ई का जो मान है वो 2 और 3 के बीच में कुछ इस तरीके का रहेगा कि न तो वो ख़त्म होगा और न ही उसका कोई नियत क्रम होगा। अब इसके बाद अपने बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय रियल नंबर का सेट है, ये इसको r द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें संख्याएं आती थी परिमेय और अपरिमेय सारी की सारी, कि समस्त परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ये संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा हुआ है बड़े ही अच्छे से,
लेकिन अभी अपने को यहाँ पर कोई नई बात जो है वो क्या सीखनी है, वो ये सीखनी है कि अभी कुछ इस तरीके का भी अपने को देखने को मिलेगा कि जैसे मान लीजिए z प्लस z माइनस या z नोट, इसी तरीके से q प्लस q माइनस q नोट या r प्लस r माइनस r नोट। अब इनका क्या मतलब है वो देखिए। तो देखिए अगर z ऊपर प्लस या माइनस अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब हमें उसी प्रकार की संख्या लेनी है कि अगर मैं z प्लस की बात करूं, अगर मैं z प्लस की बात करता हूं तो इसका मतलब मुझे सिर्फ प्लस वाली संख्या लेनी है z में से, मतलब 1 2 3 4 डैश 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 इस तरीके की। जीरो भी नहीं लेना, जीरो से बड़ी संख्या लेनी है, धनात्मक संख्याएं, ठीक है। z प्लस का मतलब धनात्मक पूर्णांक, इसको लिख लेना z प्लस को धनात्मक पूर्णांक। तो z माइनस की बात करूं तो ऋणात्मक पूर्णांक, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से चलता रहेगा। इसी तरीके से q प्लस की बात करूं तो बटे वाली संख्या जो प्लस में है, q माइनस की बात करूं बटे वाली संख्या जो माइनस में है। लेकिन q नोट और z नोट और ये जो r नोट है, ठीक है, यहाँ r प्लस और r माइनस आप खुद समझ सकते हैं। r प्लस का मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं, r माइनस का मतलब ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ये जो जीरो हमने नीचे लिखा तो इसका मतलब है कि इनको छोड़ना है कि z0 या z नोट, इसका मतलब कि जीरो के अलावा बाकी सभी संख्याएं। तो z नोट के बारे में आपको बता दूं, इसमें आ जाएगा +-1 +-2 +-3 डैश 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 कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको नोट करके रखना आप। Q0 जीरो को छोड़कर बाकी सभी बटे वाली संख्याएं और R0 का मतलब जीरो को छोड़कर बाकी सारे की सारी वास्तविक संख्याएं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद में आज के जो टॉपिक हैं हमारे कि रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय और ये टिप्पणी, 2 टिप्पणियां हैं जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने बात करते हैं रिक्त समुच्चय की। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 रिक्त समुच्चय। तो पहले तो मैं इसकी परिभाषा लिख दूं, उसके बाद में हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता, या फिर इसकी एक और परिभाषा भी है, या फिर एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 0 हो। हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है कि कोई अवयव नहीं होता मतलब 0 अवयव, कोई अवयव नहीं है कि कुछ भी नहीं है, और या यूं कहें कि एक ऐसा अवयव जिसमें अवयवों की संख्या ही क्या हो, 0 हो, उसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। 0 हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो ये तो है इसकी परिभाषा। अब इसको समझने के लिए अपने एक उदाहरण की बात करें, और उदाहरण से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे हमने एक सारणीबद्ध रूप पढ़ा इसका, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी सारणीबद्ध रूप की, और एक बात की थी हमने समुच्चय निर्माण रूप की। देखिए सारणीबद्ध रूप जो था, जिसको अपने रोस्टर रूप भी बोलते थे कि मंझले ब्रैकेट के अंदर अपने को समुच्चय को लिखना होता है, तो एक तो इसमें ध्यान ये रखना कि जो सारणीबद्ध रूप है, यह रूप जो है हर बार काम नहीं आता, या सभी समुच्चयों को सारणीबद्ध रूप में नहीं हम लिख सकते। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि कुछ समुच्चय हो सकते हैं या बहुत सारे भी हो सकते हैं जिनको मैं एक मंझले ब्रैकेट के अंदर लिस्ट करके लिख सकता हूं, सभी को कॉमा लगा के लिख सकता हूं, लेकिन सभी समुच्चयों को नहीं लिखा जा सकता। हाँ, ये जो दूसरा रूप है ना, समुच्चय निर्माण रूप, ये एक ऐसा रूप है
जिसके द्वारा हम किसी भी समुच्चय को दर्शा सकते हैं, चाहे वो कैसा भी समुच्चय हो। जितने भी समुच्चय यहाँ पर हैं अभी, जितने भी हम जानते हैं, उन सब को समुच्चय निर्माण रूप की सहायता से ज़रूर हम लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे समुच्चय भी हैं जिनको हम सारणीबद्ध रूप में नहीं लिख सकते, उनके लिए फिर नीचे वाला जो रूप है समुच्चय निर्माण रूप, यही काम करेगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि समुच्चय निर्माण रूप जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं अपने इसके एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल के लिए मैं समुच्चय निर्माण रूप का ही यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक समुच्चय है A, और इस A समुच्चय में कोई एक अवयव है X। अब ये जो X है वो किसी नियम का पालन करता है, और वो जो नियम है वो नियम देखिए कि X जो है वो 5 से छोटा है। ठीक है, और साथ में हमें कॉमा लगा के लिख दिया कि x जो है ये बिलोंग करेगा n में। n का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, इसकी अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ से समुच्चय आसानी से बना सकता हूँ कि मैं बता दूंगा कि यहाँ पर आएगा क्या, कि 5 से छोटी संख्या आएंगी जो बिलोंग करेंगी n के अंदर, जो संबंधित है n से, नेचुरल नंबर की 5 संख्याएं। तो नेचुरल नंबर की 5 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो 1 है, 2 है, 3 है और साथ में क्या है? 4। तो ये हमारे पास सारणी, ये समुच्चय निर्माण रूप था जिसे हमने रोस्टर रूप बना दिया। यहाँ तक तो ठीक है। अब इस चीज़ की बात करनी है, इसका एग्जाम्पल देना है। अब इसका एग्जाम्पल देखो मैं कैसे लूँगा। मान लीजिए कि मुझे एक ऐसा समुच्चय लिखना है B जिसके अंदर अवयव हो x के रूप में, और x किसी नियम का पालन करे, और वो नियम देखिए क्या है कि x छोटा है 5 से। मैंने बोला x 5 से छोटा है, और फिर मैंने साथ में एक चीज़ और यहाँ पर ऐड की कि x जो है वो बड़ा हो 6 से, और फिर मैंने लिख दिया कि x बिलोंग करे n में। अब इस चीज़ को समझिए, मैंने यहाँ पे नियम को थोड़ा चेंज कर दिया कि यहाँ पर जो नियम था कि 5 से छोटे वाला, तो 5 से छोटी संख्या कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 5 से सारी छोटी संख्या हैं जो कि नेचुरल नंबर के अंदर शामिल हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए, आपको x बताना है जो 5 से छोटा हो लेकिन 6 से बड़ा हो, तो ये तो संभव ही नहीं है ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई संख्या 5 से तो छोटी है लेकिन वो 6 से क्या है? बड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 से छोटी और 6 से बड़ी, तो ऐसी संख्या का अस्तित्व ही नहीं है। तो अभी क्या हुआ, ये समुच्चय निर्माण रूप तो है कि समुच्चय निर्माण रूप में इस समुच्चय को तो हमने लिख दिया, लेकिन अगर मैं इसको लिस्ट करूँगा, अगर मैं इसको सारणीबद्ध रूप में लिखूँगा, मतलब रोस्टर रूप में अगर मैं लिखूँगा, तो मेरे पास लिखने के लिए कोई अवयव भी नहीं है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों ब्रैकेट थे, इन दोनों ब्रैकेटों को मेरे को खाली छोड़ना पड़ेगा। ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये खाली रह जाएंगे, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं आ सकता। अगर मैं इस समुच्चय के इस नियम की बात करूं तो ये खाली रहने वाला है, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 5 से छोटी और 6 से क्या हो? बड़ी हो। तो इसी को अपने क्या बोलेंगे, मतलब ये जो खाली हमने छोड़ दिया, इसी खाली को हम क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय बोलते हैं। कि एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई अवयव आ ही ना पाए, मतलब वो नियम का पालन ना करे। कि समुच्चय निर्माण रूप में हमें जो नियम दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप में हमें जो नियम दे रखा है, अगर उस नियम का कोई पालन ना करे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो खाली रहने वाला है, उसमें जो रोस्टर रूप बनेगा उसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो यहाँ पर अपने लिखेंगे कि यहाँ अवयवों की संख्या 0। कि इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी अवयव नहीं है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि ये जो रिक्त समुच्चय है इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। कि या तो अपने ये सिंबल बना दो इस तरीके से कि 2 ब्रैकेट बना दो खाली, ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा इसको प्रदर्शित करने के लिए एक हम यहाँ पर प्रतीक का यूज़ करेंगे। अभी उस प्रतीक के बारे में बताते हैं आपको। तो इसमें लिखना आप कि रिक्त समुच्चय को जीरो और स्लैश, ठीक है, कि जीरो को काटना है
ये एक प्रतीक है, हालांकि इसका कोई नाम नहीं है यहाँ पर अभी तक। हम इसको सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि 0 को स्लैश करना है, 0 को कट करना है, कि रिक्त समुच्चय को /0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हालांकि बुक्स में इस तरीके का एक सिंबल बना हुआ है कि 0 और उसको सीधी लाइन से काटा हुआ है। देखिए ये जो सिंबल है इसको बोला जाता है फाई, जो कि एंगल के लिए हम यूज़ भी करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, ये एक सिंबल है, ग्रीक सिंबल है, लेकिन यहाँ पर रिक्त समुच्चय के लिए हम इस तरीके का सिंबल यूज़ करने वाले हैं। बुक में ये वाला सिंबल दे रखा है, तो आप कोशिश यही करना, आप इसी के ऊपर अपनी कमांड रखना कि आपको ये वाला सिंबल यूज़ नहीं करना। बुक में रिक्त समुच्चय के लिए इसका यूज़ कर रखा है, जो कि गलत है। हमने यूज़ करना है इसका, कि ये हो गया 0, ठीक है, 0, और इस 0 को आपने ऐसे टेढ़ा काटना है, जिसको /0 भी बोला जाता है। और अब अपने बात करते हैं इसके बाद में, इसको थोड़ा ढंग से अगर बताना हो, 0 को स्लैश किया और ये बराबर आ गया इसके खाली रोस्टर रूप के। ठीक है, तो ये रिक्त समुच्चय को लिखने का तरीका है कि अगर किसी समुच्चय के अंदर कोई अवयव नहीं आ पाता तो या तो ब्रैकेट बना के छोड़ दो सिर्फ, और अगर उसको कोई नाम देना हो, कोई सिंबल से बताना हो, तो ये वाला सिंबल आपको यूज़ करना है। अब अपने बात करते हैं कुछ और इसके एग्जाम्पल की। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जो कि एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको समझाने के लिए देखिए, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखो पहले तो मैं बात करता हूँ इसके समुच्चय निर्माण रूप की। समुच्चय निर्माण रूप की मतलब आपको कोई समुच्चय बनाना है, मान लो A, ठीक है, और उसमें कोई अवयव आया क्या, x, और ये जो x है ये बिलोंग करेगा n में, नंबर 1, क्योंकि इसने बात की है यहाँ पे किसकी, प्राकृत संख्याओं की। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसके बाद में भाज्य किससे, 2 से। 2 का भाग जाना चाहिए, यहाँ लिखेंगे x में 2 का भाग जाता है। ठीक है, x में किसका भाग जाता है, 2 का, तथा x एक विषम संख्या है। मैंने इसको एक बार सारणी समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। ठीक है, कि मैंने बोला कि कोई समुच्चय है A जिसमें अवयव आएगा x, और वो x है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। कैसा है, 2 का भाग जाता है और साथ में वो विषम भी है। तो आप खुद सोच के देखिए, क्या ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या है जिसमें 2 का भाग जाता हो? तो नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश डैश, कोई भी विषम संख्या आप ले लीजिए, 2 का भाग उसमें नहीं जाएगा। तब होगा क्या, ये समुच्चय निर्माण रूप में तो लिख लिया कि समुच्चय तो है ये, लेकिन अगर मैं बात करूं इसके रोस्टर रूप की, तो रोस्टर रूप के अंदर कोई भी अवयव नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये खाली रहने वाला है, मतलब ये कौन सा समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय है। अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो रिक्त समुच्चय होता है इसका एक नाम और है, और वो है शून्य समुच्चय। और अब यहाँ पर होती है कन्फ्यूज़न। वो कन्फ्यूज़न ये है कि कई बार मान लो क्वेश्चन आ गया, यहाँ किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस शून्य समुच्चय का जिक्र है मान लो, तो अपने क्या करते हैं, अपने ये सोच लेते हैं कि शून्य समुच्चय का मतलब शून्य अवयव वाला समुच्चय। ध्यान देना, मान लो मैंने कोई एक समुच्चय बनाया इस तरीके का, और जिसमें मैंने कभी लिख दिया 0। ठीक है, कि इस समुच्चय के अंदर एक अवयव है 0, शून्य। तो कई बार अपने इसी को रिक्त समुच्चय मान लेते हैं कि ये खाली है, तो जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें 0 है मतलब 0 कोई ना कोई अवयव है, तो ये खाली नहीं माना जाएगा। तो शून्य समुच्चय को यहाँ इससे जोड़ के आपको नहीं देखना। शून्य समुच्चय का मतलब रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय का मतलब रोस्टर रूप खाली रहने वाला है, उसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा।
ठीक है। तो शून्य समुच्चय का मतलब यहाँ पे अवयवों की संख्या शून्य है। मैंने जो रिक्त समुच्चय की एक अथवा में परिभाषा आपको बताई है उसमें आपको मैंने बताया था कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, कि उसमें कोई भी अवयव ना हो। अब यहाँ पर बता रहा हूँ कि अवयवों की संख्या कितनी है, तो 1 है। यहाँ पर अवयवों की संख्या 1 है, तो ये शून्य समुच्चय नहीं है। तो शून्य समुच्चय को आपने जोड़ना है अवयवों की संख्या के साथ, कि अवयवों की संख्या जिसमें शून्य है। और रिक्त का मतलब जो खाली हो, जो रिक्त का मतलब खाली हो। चलिए और एक दो एग्जाम्पल इसके लिख लेते हैं। तो एक और एग्जाम्पल इसका हमने लिया है, कोई एक समुच्चय लिया हमने B, जिसमें अवयव आएगा x, और ये x किसी नियम का पालन करेगा। वो नियम है ये कि x² - 2 0 होना चाहिए। और एक चीज़ और दे रखी है कि x होना चाहिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब जो P/Q, जो कि बटा वाले अंश बटा हर के रूप में होती है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ से जो x आएगा क्या वो इसके अनुसार है या नहीं। तो देखिए x² - 2 = 0 को जब अपने हल करते हैं तो ये बनता है x = ±√2। और अच्छे से हम जानते हैं कि √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। √2 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो अब इसने क्या बोला था कि एक ऐसी परिमेय संख्या कि x जो है वो क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए, और इस समीकरण को संतुष्ट करेगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन जब हमने इस समीकरण को हल करके देखा तो x के जो दोनों मान आए वो दोनों √2 हैं, मतलब ±√2 हैं, और वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि b का जो रोस्टर रूप है वो खाली रहने वाला है। यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं आएगा जो इन नियमों का पालन कर जाए। तो इसका मतलब ये एक रिक्त समुच्चय है। चलिए ये तो हुआ रिक्त समुच्चय के बारे में बात। अब अपने बात करेंगे इसके बाद परिमित और अपरिमित। दोनों वैसे तो बिल्कुल ही आसान से टॉपिक हैं। देखिए परिमित समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो। परिमित का मतलब सीमित हो। सीमित का मतलब जिनको गिना जा सके। कि हमने कोई भी एक समुच्चय बनाया कि जैसे मान लीजिए कि a बराबर है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि a में, समुच्चय a में अवयवों की संख्या, समुच्चय a में अवयवों की संख्या बराबर कितनी है? 4 है। और ये जो 4 है वो क्या है? परिमित है, मतलब सीमित है, मतलब गिनने योग्य, इसको गिना जा सकता है। तो अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है तो वो परिमित है, और अगर नहीं गिन सकते तो वह अपरिमित। तो अगर अपने बात करें प्राकृत संख्याओं की, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती हैं और लास्ट अनंत तक चलती जाती हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होती, कोई इनका सिरा नहीं है, चलती ही जाएंगी। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अपरिमित है, ठीक है। इसके अलावा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय भी असीमित है, 0 से स्टार्ट होगा, लास्ट चलता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली पूर्ण संख्याएं अपरिमित हैं। तो ऐसे समुच्चय जहाँ पर अवयव आते ही रहें, कभी भी ख़त्म ही ना हो, उनको बोलते हैं अपरिमित। और अगर अवयव ख़त्म हो जाएं, कुछ मान लो समुच्चय के अंदर 50 अवयव हैं तो भी वो परिमित हैं, 1 करोड़ हैं तब भी परिमित हैं, अरब हैं तब भी परिमित हैं। कि अवयवों की संख्या चाहे कैसी भी है, अगर उनको अपने गिन सकते हैं तो वो परिमित हैं, नहीं गिन सकते तो अपरिमित हैं। अब अपने बात करेंगे इन दोनों के एग्जाम्पल्स की, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा और उससे हम ये अभी समझेंगे कि परिमित और अपरिमित का यहाँ पर मतलब क्या है। तो मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण लिखे हैं। अब हम इन उदाहरणों को देखकर बताएंगे कि इनमें से कौन सा परिमित समुच्चय है और कौन सा अपरिमित है। तो पहले लिखा है कि वर्ष के माह का समुच्चय है। कोई डाउट ही नहीं है, वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। इसका मतलब पहला जो समुच्चय है वो कौन सा है? परिमित समुच्चय है, ठीक है। आपको बताना है, समुच्चय बना के चाहे लिख देना कि वर्ष के अंदर कुल 12 महीने हैं जिनको आसानी से गिना जा सकता है, मतलब अवयवों की संख्या यहाँ पर सीमित है, इसलिए ये परिमित समुच्चय है। अब बात करते हैं अपने दूसरे की। तो 1, 2, 3 डैश डैश कभी खत्म ही नहीं हो रहा, ये नेचुरल नंबर है एक्चुअल में, और हम जानते हैं ये अपरिमित समुच्चय है कि अवयवों की संख्या यहाँ पर असीमित है, खत्म नहीं होने वाली, ठीक है, अपरिमित। अच्छा, 1 से लेके खत्म हुआ 100 पर, 1 से चला और 100 पे खत्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी काउंटेबल हैं, इनको गिना जा सकता है, ठीक है, गिनने योग्य हैं, तो गिना जा सकता है तो परिमित। 100 से बड़े धन पूर्णांक,
100 से बड़े। अब 100 से बड़े, अब ये नहीं बताया कि लास्ट कौन सा होगा, इसने सीधा ही बोल दिया कि 100 से बड़े। अब 100 से बड़े तो कितना भी हो सकता है, आपको धन पूर्णांक लेने हैं, मतलब प्लस वाली संख्या लेनी है, आपको प्लस वाली संख्या लेनी है जो 100 से बड़ी हो। अब 100 से बड़ी प्लस वाली संख्या 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे लास्ट अनंत तक चलती रहेंगी। तो इसका मतलब यह जो समुच्चय है वो कौन सा है, अपरिमित। और लास्ट है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। अभाज्य मतलब ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो खुद से विभाजित होती हों और साथ में 1 से विभाजित होती हों, इसके अलावा किसी और नंबर से वो विभाजित ना होती हों, उनको अभाज्य संख्या बोला जाता है। अब 99 से छोटी कौन कौन सी हैं तो वो देख लीजिए आप। तो अगर आपको ध्यान हो, हमने 10वीं क्लास में लिखा भी हुआ है कि अभाज्य संख्या स्टार्ट करते हैं 2 से। पहली अभाज्य संख्या 2, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29। इस तरीके से अपने सभी अभाज्य संख्या लिख देंगे और 99 से छोटी लिखनी है। कैसे लिखनी है, जो 99 से क्या हो, छोटी हो। तो 99 से छोटी कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 99 से छोटी और इधर से 2 या 2 से बड़ी चलती जाएंगी, तो इनको गिन तो सकते हैं ना। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि 1 से लेकर 100 तक, अगर हम 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 25 संख्याएं होती हैं टोटल, जो 1 से 100 के बीच में अभाज्य होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और उसके बाद अगर लिखना चाहो तो 31, 31 के बाद में 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47, फिर 53, फिर 59, फिर 61, फिर 67, उसके बाद में 73, 73 के बाद में 79, 83, 89 और उसके बाद में 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 97। कितनी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। एक संख्या और अपनों ने बीच में यहाँ पे मिस की है। तो मिस जो संख्या हुई है वो यहाँ पर आई थिंक यहाँ आ जाएगा 71। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्या वो कितनी है, 25 है। तो गिना जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये परिमित समुच्चय का ही एग्जाम्पल है, तो ये परिमित है। तो इस तरीके से आपको परिमित और अपरिमित समुच्चय अलग अलग छांटने हैं। अब एक चीज़ का और यहाँ पर ध्यान रखना, वो ये कि जो अपने परिमित समुच्चय जो रहेगा वहाँ पर जो अवयवों की संख्या है, ठीक है, अवयवों की संख्या सीमित है, लेकिन उसको अपने दर्शाएंगे कैसे, कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक समुच्चय लिखा, यहाँ लिख देता हूँ ए बराबर उन्होंने लिखा कोई 1, 2, 3, 9, 11, 17, 21 और 29। ये मैंने अपनी तरफ से वैसे कोई एग्जाम्पल लिख लिया। ठीक है, कि मैंने ए समुच्चय में कोई अवयव लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर अवयव कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पर कुल कितने अवयव हैं, 8 अवयव है ना। अब इन 8 अवयवों को दर्शाएंगे कैसे, तो देखिए पहले लिखेंगे n, ठीक है, नंबर्स, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे a, मतलब a समुच्चय में कितने नंबर्स हैं, अवयव कितने हैं, संख्या कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ a, तो ये बराबर आ जाएगा कितना, 8। तो इस तरीके से परिमित समुच्चय के अवयवों की संख्या को अपने दर्शा सकते हैं। कि जैसे यहाँ पर ये जो हमने अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बनाया, ठीक है, इसका समुच्चय बना देते हैं इस तरीके से, और इसको मैंने नाम दे दिया कुछ भी, जैसे मान लो b। तो मैं क्या लिखूँगा, n ऑफ b, और ये बराबर आएगा कितना, 25, इस तरीके से। तो परिमित जो समुच्चय होते हैं उनको दर्शाने का ये एक तरीका है कि n लिखिए और ब्रैकेट के अंदर वो समुच्चय लिख दीजिए और आगे उनके नंबर्स की वो कितने संख्याएं अपने अंदर शामिल किए हुए हैं। चलिए अब अपने बात करते हैं लास्ट, इसके बाद नंबर 4 जो है समान समुच्चय की। तो देखिए समान समुच्चय, मतलब इक्वल, बराबर, मतलब अपने को इक्वल सेट के बारे में पढ़ना है। हालांकि नाम से पता लग रहा है कि अगर कोई दो समुच्चय समान है तो उनको समान समुच्चय बोलेंगे। अब समान होने का मतलब क्या है, समान होने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि a और b कोई दो समुच्चय हैं, अगर ये समान हैं तो पहली बात तो ये कि बराबर का निशान लगेगा। ठीक है,
कि अगर ए और बी दोनों समान हैं तो बीच में बराबर का निशान लगाना है। समान होने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो अवयव ए में है वही अवयव किस में है, बी में भी है। कि कोई दो समुच्चय, इसकी परिभाषा देखिए, कोई दो समुच्चय ए तथा बी, ठीक है, मानना। कोई दो समुच्चय ए तथा बी मानना समान समुच्चय कहलाते हैं यदि समुच्चय ए के ठीक सभी अवयव, ठीक है, ध्यान देना ठीक शब्द पर, समुच्चय ए के ठीक सभी अवयव समुच्चय बी में हों या फिर बी के अवयव ए में हों तो अपने बोलेंगे इनको समान समुच्चय है। एग्जाम्पल के लिए कि ए बराबर है 1 2 3 4 और बी बराबर भी है, मान लीजिए 1 2 3 4, तो कोई डाउट ही नहीं है जो ए में अवयव है वही अवयव बी में है, या जो अवयव बी में है वही अवयव किस में है, ए में है। मतलब ए और बी दोनों यहाँ पे समान हैं, बराबर हैं। यहाँ लिख देंगे कि ए बराबर किसके हैं, बी के। तो ये तो है समान समुच्चय, कि जो अवयव पहले समुच्चय में है वही अवयव दूसरे समुच्चय के अंदर भी होने चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं ना हो कि यहाँ पर एक अवयव कुछ एक्स्ट्रा दे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अब ये तो ठीक है कि ए वाले जो अवयव हैं वो बी में है, लेकिन क्या बी वाले अवयव सारे ए के अंदर हैं क्या? कि यहाँ पर अपने को दोनों ही बातें करनी है कि ए के अवयव बी में होने चाहिए सारे के सारे, और बी वाले अवयव किसके अंदर होने चाहिए, ए के अंदर होने चाहिए। कि बी ए में हो और ए बी के अंदर हो तो अपने बोलेंगे कि ए और बी दोनों समान हैं। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो ठीक शब्द है ना वो इसी के लिए लगाया था, कि जैसे मान लो मैंने 5 लिख दिया तो ए के ठीक सभी अवयव, ठीक सभी अवयव का मतलब यही कि सिर्फ यही, ठीक का मतलब सिर्फ, तो सिर्फ यही अवयव जो हैं वो यहाँ होने चाहिए, इसके अलावा कोई और अवयव एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। कि सिर्फ वही अवयव, जो अवयव ए में है सिर्फ वही अवयव कहाँ हो, बी के अंदर हो। अच्छा, कई बार क्या होता है कि सीक्वेंस को आगे पीछे लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अपने को एक समुच्चय दे दिया सी और इस तरीके से 3 1 4 2, तो क्या ए और सी समान है? क्या ए व सी समान है? क्या ए व सी समान है? तो बिल्कुल है। क्रम यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं रहेगा समुच्चय के अंदर, इस बात को आज आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर अगर अपने सीक्वेंस चेंज कर दें कि इधर तो 1 2 3 4 है, मैंने उल्टा कर दिया 3 1 4 2 लिख दिया कि आगे पीछे कर दिया अवयव, तो ऐसा करने से समुच्चय पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये बराबर किसके है, ए के, ठीक है, ए बराबर हो गया सी के, हालांकि ये बी के भी क्या है, बराबर है। तो समुच्चय में अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं, इसको आप नोट लगा के लिख लेना कि समुच्चय में क्रम, ठीक है, क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट इन एवरी सेट। किसी भी सेट के अंदर अगर मैं सभी सेट की बात करूं वहां पे ऑर्डर जो है, क्रम जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा अवयव कहाँ लिख रहे हो, कहाँ नहीं लिख रहे। अब अपने बात करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट टिप्पणी की। अब ये टिप्पणियाँ कौन कौन सी हैं, तो टिप्पणी के अंदर देखिए पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9, यहाँ पर 2 टिप्पणियाँ दे रखी हैं। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि टिप्पणी चाहे कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, पूरी बुक के अंदर आपको टिप्पणी ज़रूर पढ़नी है, टिप्पणी को नोट जरूर करना है, उसे ध्यान में रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ये सभी टिप्पणियाँ और इनमें इंपॉर्टेंट बातें ही लिखी जाती हैं जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। देखिए यहाँ पर जो 8 नंबर पेज पे जो टिप्पणी है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो अपरिमित समुच्चय होते हैं कि जिनके अवयवों को हम गिन नहीं सकते, जैसे अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, और इसके अलावा प्राकृत संख्याएं भी हैं, पूर्ण संख्याएं भी, संख्याएं सारी की सारी वो अपरिमित थी वो कि उनको अपने गिन नहीं सकते। तो अपरिमित जो समुच्चय होते हैं उनको रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते सभी को। इसने शब्द जरूर ऐड किया है यहाँ पर स्टार्टिंग में
कि सभी अपरिमित समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए अगर अपने वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का वर्णन इस रूप में नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी अवयवों को यहाँ पर हम नहीं ला सकते, विशेष पैटर्न यहाँ पर नहीं है। कि बात करें अगर अपने वास्तविक संख्याओं की, हम जानते हैं कि सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याएं जो हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन मैं उनको रोस्टर रूप में नहीं ले सकता। अगर मैं चाहूँ कि सबको मैं लिख दूँ कि पहली वास्तविक संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी है, तो मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि वास्तविक संख्या की कोई सीमा ही नहीं है कि कहाँ से वो शुरू हैं और कहाँ पे वो ख़त्म है, बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। क्योंकि दो चाहे कितनी मर्जी छोटी संख्या ले लें, उनके बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं विद्यमान होती हैं। अगर मैं बात करूं 2.1 और 2.2, तो 2.1 और 2.2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, तो उन सब को रोस्टर रूप में हम नहीं लिख सकते। तो सभी परिमित समुच्चयों को रोस्टर रूप में नहीं लिखा जा सकता। हमने वास्तविक संख्याओं का समुच्चय निर्माण रूप लिखा, परिमेय संख्याओं का भी हमने क्या लिखा, समुच्चय निर्माण लिखा, समुच्चय निर्माण रूप। हम समुच्चय निर्माण रूप तो लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या नहीं लिख सकते, हम रोस्टर रूप नहीं लिख सकते। और उसके बाद में बात करें अपनी दूसरी टिप्पणी की। देखिए जो दूसरी टिप्पणी है उसमें आपको बताया हुआ है कि मान लीजिए कि मैंने किसी समुच्चय में कुछ ऐसे लिख दिया 2 2 1 3 3 4, मतलब मैंने क्या किया, अवयव को रिपीट कर दिया गलती से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपने बात करें, अब आपसे कोई पूछे कि ये B और वो A क्या बराबर हैं, तो अभी भी बराबर हैं। ठीक है, कि अगर रिपीट करके लिखा भी हुआ है तो आपको तो उसको एक बार ही मानना है, मतलब रिपीट कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो जानते हैं ना, हम जानते हैं कि बार बार नहीं आएगा, ये एक ही बार आएगा। ठीक है, इस तरीके से कि अगर कोई अवयव रिपीट कर भी रखा है तो उससे आप ये मत सोचना कि वो गलत लिख दिया, सही है, ऐसा लिख भी सकते हैं, लेकिन वो लिखने का बस ये है कि तरीका सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अवयव जो एक बार आ गया वो बार बार नहीं आता। तो आपको दूसरी टिप्पणी में बस ये ध्यान में रखना है, ऐसा भी आपको कहीं मिल सकता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब एक ही अवयव है, ऐसा नहीं है कि अब आपसे कोई पूछे कि 20 समुच्चय में अवयव कितने हैं। ठीक है, कि जैसे भी हमने परिमित समुच्चय की बात करी थी कि अवयवों की संख्या की बात करी थी, तो 20 समुच्चय में कितने अवयव, तो ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 और 6 अवयव नहीं है, 20 समुच्चय में 4 ही अवयव हैं। तो इस चीज़ को भी आपने जरूर ध्यान में रखना है। तो अभी आप क्या करोगे, 1.2 जो चैप्टर है, एक्सरसाइज जो है, उसके जितने भी क्वेश्चन आपसे सोल्व हो सकते हैं वो सोल्व करके देखना। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और अब हम इसके बाद में अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और समुच्चय के नियमों की बात करेंगे, कुछ और इनके प्रकार पढ़ेंगे, और जो भी आपकी अभी तक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।